हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरी क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक छात्र के अनुरोध पर यह वीडियो बना रही हूँ, अर्थात यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उस बच्चे ने मुझसे भाई बहन पाठ और नशा कहानी, इन दोनों कहानी से कुछ प्रश्नों को पूछा है और मुझसे यह अनुरोध किया है कि मैं इन सारे प्रश्नों का जवाब दूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि उस बच्चे के साथ साथ अन्य सभी बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले मैं उस बच्चे के ने जो प्रश्न पूछा था, उन प्रश्नों को मैं पढ़कर आप लोगों को सुना देती हूँ। तो उसका जो प्रश्न था वह भाई बहन कहानी से क्या क्या था, वह मैं पहले पढ़ रही हूँ। देखिए, भाई बहन कहानी से जो उसका प्रश्न था कि भाई बहन कहानी का मूल संदेश क्या है। इसके बाद का जो प्रश्न है वह किताब की पंक्ति से है कि दूसरा देश कैसा। प्रश्न है इससे संबंधित, यह कौन कहता है और क्यों कहता है। तीसरा प्रश्न है बंग महिला द्वारा रचित कहानी मतलब भाई बहन कहानी की प्रासंगिकता और वह उद्देश्य लिखिए। अगला प्रश्न, निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। यह किताब की एक पंक्ति है। प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग स्पष्ट करें और अगला प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। अगला प्रश्न देखिए, लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर वह उसी अनुसार व्यवहार करता है। यह भी किताब की पंक्ति है। प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग स्पष्ट करें। अगला प्रश्न भी किताब की एक पंक्ति है, शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न होगा। प्रश्न, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न भी किताब की एक पंक्ति है, जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया। प्रश्न है, किस प्रसंग पर यह कथन है। तो ये तो हो गया आपका भाई बहन कहानी से प्रश्न। अब जो है नशा कहानी से उसने जो प्रश्न पूछा था वह इस प्रकार है। देखिए, मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। कौन किस पर उबल पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, नशा कहानी में ठाकुर कैसा व्यक्ति था। तीसरा प्रश्न उसने जो लिख भेजा है वह चूंकि नशा कहानी से नहीं है, वह है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, इस पाठ से है। फिर भी मैं पढ़कर आपको सुना देती हूँ। वह किताब की एक पंक्ति है, भीतर का मेरा अपना सारा विचार जगत मूर्तिमान हो उठा, इस वाक्य में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है जब कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैंने शून्य की ओर देखना शुरू किया, शून्य में उन्हें कौन सी बातें नजर आई। यह प्रश्न भी कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से है, तो इसका उत्तर भी आपको वहीं मिलेगा, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी के प्रश्न उत्तर चर्चा में। नशा कहानी से अगला प्रश्न देखिए, नशा कहानी में किस नशे की बात कही गई है। और अगला प्रश्न है, यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आप लोगों को मैंने पढ़कर सुनाया। अब चलिए इन प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो जैसा कि मैं हमेशा से आप लोगों को लिख कर समझाती, तो मेरा यह आपसे अनुरोध है, आप भी प्रश्न के उत्तर को अवश्य लिखें। देखिए, भाई बहन कहानी, राजेंद्र बाला घोष। पहला प्रश्न क्या था, भाई बहन कहानी का मूल संदेश क्या है। देखिए, भाई बहन कहानी के माध्यम से राजेंद्र बाला घोष ने हमें यह संदेश दिया है कि यदि हम स्वदेश निर्मित वस्तुओं को अपनाएं तो हमारे देश की आर्थिक उन्नति में मजबूती आएगी। क्योंकि यह कहानी उस समय लिखी गई थी जिस समय हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में दिखाई पड़ रहा था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था। इसका कारण क्या था कि हमारे देश से जो कच्चा माल होता था वह इंग्लैंड चला जाता था और इंग्लैंड में जो वस्तुएं बनती थी वो हमारे देश में बेचा जाता था। इस तरह से हमारा पैसा जो है पूरा विदेश चला जा रहा था और देश जो है आर्थिक दृष्टि से क्या हो रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। हमारा देश खोखला होता जा रहा था और हमारा सारा देश का धन जो है बाहर चला जा रहा था।
तो गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन जब जोर पकड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को अपनाया जाने लगा, तो उस समय यह कहानी लिखी गई है ताकि हमारे देश के कारीगरों को भी रोजी रोटी मिले, क्योंकि हमारे देश के कारीगर भूखों मरने लगे थे। तो यही इस कहानी का मूल संदेश है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो, हम अपने स्वदेश निर्मित वस्तुओं के प्रयोग कहें या उपयोग कहें, उस पर गर्व करें और देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दें। तो ये है कहानी का मूल संदेश कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। देखिए, दूसरा देश कैसा, यह कौन कहता है और क्यों कहता है? तो ये कहने वाला कौन है? साहब है। ठीक, क्यों कहता है? देखिए, कहानी में एक घटना है कि साहब एक गाड़ी खरीद के लाता है, रेलगाड़ी, जो कि जर्मनी के कारीगरों ने बनाया था। लेकिन साहब को लगता है कि वह तो रामदीन बिसाती के यहाँ से खरीदा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसके समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह विदेशी निर्मित गाड़ी जो है वह हमारे देश में जब बिक्री होती है तो उसका पैसा किसी न किसी रूप में विदेश चला जाता है। लेकिन साहब के समझ में ये बात नहीं आती है। उसे लगता है कि उसने तो रामदीन बिसाती को पैसा दिया है, वह पैसा दूसरा देश कैसे गया? तो चूंकि वह अभी छोटा है, नासमझ है, इसीलिए उसे यह बात समझ में नहीं आती है। उसे लगता है कि दूसरा देश कैसा, उसे यह समझ में नहीं आती है। अगला प्रश्न है, बंग महिला द्वारा रचित कहानी भाई बहन की प्रासंगिकता व उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, प्रासंगिकता मतलब आज भी इस कहानी जो है, कहानी की आवश्यकता है, कहानी का संदेश जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें ऐसे कहानियों से कुछ सीखने की आवश्यकता है, ये है प्रासंगिकता। तो प्रासंगिकता में क्या कहा है, कैसे समझाया गया? देखिए कि बंग महिला द्वारा रचित भाई बहन कहानी उस समय लिखी गई है जिस समय हमारे भारतीय इतिहास में गांधी जी का प्रभाव और उसके नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव जो है पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। पूरे भारतवर्ष में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी। तो इस कहानी में जब साहब ने एक विदेश निर्मित यानी जर्मनी द्वारा बनाए, कारीगरों द्वारा बनाए गए रेलगाड़ी को खरीदा, तो उसके बड़े भाई श्री राम ने उसे समझाया कि उसने उस रेलगाड़ी का पैसा भले रामदीन बिसाती को दिया हो, लेकिन वह पैसा रामदीन बिसाती के माध्यम से दूसरे देश के कारीगरों तक पहुंच गया है। इस तरह से क्या हो रहा है, हमारे देश के कारीगर एक एक करके भूखे मर रहे हैं। अगर हम देसी वस्तुओं का प्रयोग ना करें तो क्या करेंगे कि हम अपने ही देश की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बना देंगे। यानी विदेशी वस्तु को खरीदकर हम देश की आर्थिक स्थिति क्या कर रहे हैं, जर्जर बना दे रहे हैं। तो आज के समय में हम ऐसा ही कर रहे हैं। विदेशी वस्तुओं और फैशन के शौकीन होकर आज के लोग क्या कर रहे हैं, देश के का पैसा जो है वो दूसरे देश के कारीगरों को पहुंचा दे रहे हैं। जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हम एक तरफ से हमारा पैसा कहाँ चला जा रहा है, बाहर देश चला जा रहा है। अतः हमें चाहिए कि हम स्वदेश की वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपने देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दें। अपने देश की स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर हम गर्व करें। इस प्रकार जो है भाई बहन कहानी जो है आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी लोग जो है विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। लोग विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं और उद्देश्य जो है वह मैंने भाई बहन कहानी के सारांश को बतलाते समय बतला दिया था, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रासंगिकता की चर्चा की है। अब देखिए, किताब की एक पंक्ति है, निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। इससे दो प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग स्पष्ट करें और दूसरा है प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो सबसे पहले प्रसंग समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रसंग यह है कि सुंदरिया की माँ उसे हमेशा यह समझाती थी कि वह साहब से छोटी है, इसलिए उसे सब चीज़ों में क्या करना चाहिए, अपने भाइयों से कम लेना चाहिए। और इसलिए सुंदरिया में कौन सी भावना आ गई, संतोष की भावना आ गई। क्योंकि माँ समझाती थी, इसी कारण जो है उसके अंदर संतोष की भावना ने जन्म ले लिया। भाव क्या है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि अगर संतोष रखने से मनुष्य के अंदर
हर चीज़ को अपना लेने की, मतलब एक तरह से कहें अगर संतोष की भावना अगर मनुष्य के अंदर आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि संतोष मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। तो हम जिस अवस्था में रह रहे हैं उस अवस्था में संतोष रखना यह बहुत बड़ी बात है। अब जिस अवस्था में है उस अवस्था में संतोष रखना से अब कोई अगर यह समझ ले कि कोई गरीब है तो यह संतोष कर ले कि वह गरीब है तो गरीब ही रहेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल हम जिस अवस्था में रह रहे हैं उसमें संतोष रखें, लेकिन हमारे अंतरात्मा में, हमारे हृदय में, हमारे मन में आगे बढ़ने की इच्छा अवश्य रहे, हम उस गरीबी से बाहर निकल सकें। निज अवस्था में संतुष्ट रहना, अगर कोई कहे कि गरीब हैं और गरीबी अवस्था में संतुष्ट नहीं, ये बात नहीं है। अगर हम गरीबी का रोना रोएंगे तो हम ज़िंदगी में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। हमें जिस अवस्था में हम रह रहे हैं उसमें हम खुशी खुशी रहें, तभी तो हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हमारे आगे बढ़ने की भावना हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमारे मन में होनी चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उसका रोना रोना नहीं चाहिए। जैसे कि तुलसीदास जी ने क्या कहा है, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन कान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। कि संसार में गाय, हाथी, घोड़ा इसको सबसे बड़ा धन माना गया है, और जितने सारे रत्न हैं वे सब बहुत बड़े धन हैं, लेकिन जब मन में संतोष रूपी धन आ जाता है तो सभी धन जो है धूल के समान हो जाता है। यानी संतोष सबसे बड़ा धन माना गया है। फिर देखिए प्रश्न, लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर उसी के अनुसार व्यवहार करता है। प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग स्पष्ट करें। तो देखिए, साहब को क्या होता है, बचपन में बड़े भाई श्री राम समझाता है उसे कि हमारे देश का पैसा किस प्रकार विदेश चला जा रहा है, हमारे देश के कारीगर किस प्रकार भूखों मर रहे हैं, उसके पास खाने को पैसे नहीं हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार है। जब हम विदेश निर्मित वस्तुओं को खरीदते हैं तो हम अपना देश का धन जो है विदेश के कारीगरों को दे रहे हैं, विदेश भेज दे रहे हैं। हमारे देश के कारीगरों को पैसा नहीं मिल रहा है। जब यह बात साहब को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो हम इसका परिणाम क्या देखते हैं कि वो जब बड़ा होता है, वकील बनता है, तो वो अपने देश के लोगों के लिए वह वकालत करता है, वह देशभक्त वकील बनता है। और इतना ही नहीं, वह एक स्वदेशी वस्तुओं का एक दुकान भी खोलता है जिसका नाम रखा मातृ भंडार। तो ये जो प्रभाव जो है उसको बचपन में ही पड़ गया था। यानी यदि किसी मनुष्य में बचपन में ही अच्छे संस्कार डाले जाएं तो वह बड़ा होकर के अच्छा अवश्य बनता है, उसके चरित्र का निर्माण होता है। अब देखिए नशा कहानी का प्रश्न उत्तर देखिए। मुंशी प्रेमचंद, प्रश्न है, मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। कौन किस पर उबल पड़ता है? इसका उत्तर कौन है? लेखक यानी वीर मुंशी रियासत अली पर उबल पड़ता है। फिर है, नशा कहानी में ठाकुर कैसा व्यक्ति था? नशा कहानी में ठाकुर जो है कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त था। यही कारण है कि लेखक यानी वीर को महात्मा गांधी का चेला समझकर उसका बहुत लिहाज करता था। फिर है, भीतर का मेरा सारा विचार, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये यहाँ पर जो दो प्रश्न हैं वो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से है। तो नशा से जो कहानी है वो देखिए। तो तुम गलत समझते हो, वक्ता किस प्रसंग पर ऐसा कहता है? यानी लेखक यहाँ कौन है? वीर कह रहा है कि ईश्वरी के घर दशहरी की छुट्टियों में जाने का निश्चय करता है। तो ईश्वरी उनसे कहा कि घर जाकर वीर जमींदारों की बुराई ना करें, इससे उसके घर वालों को बुरा लगेगा। तभी लेखक यह कथन कहता है। नशा कहानी में किस नशे की बात कही गई है? देखिए, नशा कहानी में धन के नशे की बात कही गई है। तो धन का नशा जो होता है ना, वो कहते हैं बहुत बड़ा नशा है, शराब के नशे से भी बड़ा भयंकर होता है। कवि बिहारी का एक दोहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए नर वा खाए बौराए। यानी कनक मतलब एक होता है अर्थ, कनक का अर्थ होता है सोना, और एक कनक का अर्थ होता है धतुरा। तो कहा गया है कि कनक कनक ते 100 गुनी, कि सोना जो होता है धतुरा से 100 गुना मादकता अधिकाय, यानी नशे में अधिक है। यानी सोना धतुरा को खाने से नशा होता है और सोने को पाने से ही नशा हो जाता है, यानी मनुष्य में अहंकार आ जाता है।
यहाँ पर इसी अहंकार की बात की। जो नशा है, ये नशा क्या है? अहंकार बोध है। तो कहा ही जाता है कि जैसे लोग शराब पीने के बाद नशे में डूब जाते हैं, धतूरा खाकर नशे में डूब जाते हैं, लेकिन सोना या धन ऐसी चीज़ है जिसे मनुष्य देखता है और पाता है, उसी में उसे अहंकार में डूब जाता है, नशे में डूब जाता है। और अंतिम प्रश्न जो है कि यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ये किताब की एक पंक्ति है। तो इससे या तो हो सकता है इसका प्रसंग पूछा जाए, या फिर इससे पूछा जाए कि इसका अर्थ स्पष्ट करें। तो यहाँ पर आप वीर ने जो ज़मींदारों के बारे में कहा है, उसकी जो निंदा करता था वह, कि ज़मींदार जो है सिर्फ़ गरीबों का खून चूसता है, वह गरीबों का भला नहीं करता है, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह प्रश्न उत्तर चर्चा आपको भली-भाँति समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी अन्य पाठ से भी कुछ ऐसे प्रश्न हो जो समझ में नहीं आ रहे हों, तो मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर हर हाल में अवश्य देने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। धन्यवाद।